स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे यूजी सेमेस्टर 1 के लिए, और जिसका ऑनर्स है, जी है, सबके लिए बहुत काम करेंगे। आज हम CC 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा करेंगे, जहां से आपके एग्ज़ाम में पूछने की संभावना प्रबल है। एकदम बहुत डिटेल चर्चा करते हैं इसमें। आपको लॉन्ग शॉर्ट सभी में काम करेंगे ये सब, ठीक है। देखिए, एकदम डिटेल है कि सबसे पहले अब सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत इतिहास के जानने का जो स्रोत है वो साहित्यिक है, पुरातात्विक है, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी में हम लोग देखेंगे कि यहाँ से आपका क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला बात है कि आपको पूछा जा सकता है कि मुद्रा शास्त्र क्या है। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि कोई जो अवशेष होता है उसको हमको उसका आयु ज्ञात करना है कि कितना साल पुराना ये है, तो ये रेडियो कार्बन डेंटिंग की सहायता से हम आयु निर्धारित कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे चल कर के आप लोग को कंपटीशन में भी काम देगा, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे है कि पुरालेखा शास्त्र क्या है। अभिलेखों का अध्ययन है, अभिलेखों का अध्ययन को पुरालेखा शास्त्र कहते हैं। अभिलेख क्या है? मोहरों, प्रस्तरों, स्तंभों, चट्टानों, तांबे की पत्रों, मंदिर की दीवारों और ईंटों या चित्रों पर उत्कीर्ण अभिलेखों। सर्वप्रथम इन्हें प्राकृतिक 300 ईसा पूर्व भाषा में लिखा जाता था। तत्पश्चात संस्कृत में और इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा जाने लगा। साहित्यिक स्रोतों में यदि हम देखते हैं तो इसके पहले थोड़ा देख लीजिए। अभिलेख में ही जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा। जैसे अशोक के अभिलेख, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों का प्रयोग किया गया है। दान, भूमि, अनुदान और राजाओं तथा विजेताओं की उपलब्धियों का वर्णन है। तो यहाँ से बहुत सारा चीज़ों की जानकारी हम लोग को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक कंडीशन भी आप बता सकते हैं, सांस्कृतिक स्थिति भी अभिलेख की सहायता से बता सकते हैं। साहित्यिक स्रोतों में देखते हैं चार वेद, रामायण, महाभारत, स्मृतियाँ, धर्मसूत्र, महाकाव्य, जैन और बौद्ध ग्रंथ, ये सब साहित्यिक स्रोत हैं। हमें प्राचीन काल की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। भारत में सबसे प्राचीन पांडुलिपियाँ वृक्ष की छाल और ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी, बहुत इम्पोर्टेंट है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक राजा और उसकी अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, प्रशासन और समाज का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पुराण जो है गुप्त शासन तक का राजवंशीय इतिहास प्रदान करते हैं। ये स्रोत भाषा, लिपि और लेखन की शैली का उपयोग के संदर्भ में जानकारी प्रदान करता है। यूनानी, रोमन और चीनी आधिकारिक इतिहासकार, राजनीति तथा तीर्थयात्रियों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सिकंदर के आक्रमण की जानकारी पूरी तरह से ग्रीक स्रोतों पर आधारित है। इसी प्रकार से मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य काल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार असंतुलन का वर्णन प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका, ये आपको पूछा जा सकता है कि नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है, तो ये आपके प्लिनी हो गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पाषाण काल है। अब सभी जानते हैं कि पाषाण काल को कितने खंडों में बांटा गया है। पाषाण युग को मोटे तौर पर 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। तो उसके बाद ताम्र पाषाण काल आता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 भागों में हम लोग बांट के अध्ययन करते हैं। चलिए, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कॉम्पिटिशन में काम दे। निम्न पूरा पाषाण काल है ना, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। होमो इरेक्टस है, ठीक है। इसमें क्रमगागत विकास हुआ। इस काल में मनुष्य मांस पकाना और जानवरों को भगाने के लिए आग पर नियंत्रित करना सीखा। निम्न पूरा पाषाण काल की बात कर रहा हूँ मैं। इस काल के लोग शिकार और खाद्य संग्राहक थे तथा वृक्षों के नीचे और गुफाओं में निवास करते थे। उपकरण अपरिष्कृत और खुदरे उपकरण जैसे चापर, कुल्हाड़ी, पेबुल्स आदि। स्थल देखिए बोरी, डिडवाना, भीमबेटका, अत्रिपक्कम, नार्जुनकोंडा, ये सब जगह है निम्न पूरा पाषाण काल का। इसी प्रकार से मध्य पूरा पाषाण काल का क्रमागत विकास हुआ। इस काल में भाषा का आविष्कार हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि भाषा का आविष्कार जो है
तो मध्य पूरा पाषाण काल। मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक ही बना रहा। उपकरण जो है फ्लिंट जैसे सख्त पत्थर से निर्मित हल्के उपकरण का प्रयोग। उदाहरण सल्क से बने उपकरण का प्रयोग से ब्लेड, स्क्रैपर, ब्रोरस आदि। इसका स्थान है नेवासा, भीमबेटका, डिडवाना, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी आदि। आगे हम लोग बात करते हैं उत्तर पूरा पाषाण युग। क्रमगत विकास हुआ। अन्य होमिनिन प्रजातियों इस समय तक विलुप्त हो गए थे। उपकरण अधिक परिष्कृत और हल्के उपकरण का प्रयोग। इन उपकरणों के दोनों किनारे धारदार होते थे। उपकरण है ब्लेड, स्क्रैपर, ब्यूरिन को हत्थे में लगाया जाता था। सुई, हार्पून आदि जैसी हड्डियों निर्मित औजार। स्थल है रेणुगुंटा, बारडिया, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, पटना आदि। अब हम लोग चर्चा करते हैं मध्य पाषाण युग। इसका देखिए टाइम पीरियड यदि आप देखिएगा मध्य पाषाण युग का, तो 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 8,000 ईस्वी पूर्व के बीच का जो टाइम पीरियड है वो मध्य पाषाण काल है। इसका क्रमागत विकास हुआ। पहली बार धनुष और बाण का प्रयोग किया गया था। आपको पूछा जा सकता है कंपटीशन में कि पहली बार धनुष और बाण का प्रयोग किस पाषाण काल में हुआ, तो मध्य पाषाण काल में। इसमें बड़े जानवरों का शिकार करना आसान हो गया। पहली बार समाधान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है मध्य पाषाण युग में। पत्थर से बने गहनों के प्रयोग के बारे में पता चलता है। पालतू जानवर इसमें भेड़ और बकरियां थी। उपकरण माइक्रोलिथिक उपकरण अर्थात सूक्ष्म आकार के पत्थरों से बने परिष्कृत औजार। पूरा पाषाण और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमणकालीन अवधि थी। उदाहरण देखिए धनुष और बाण तथा चंद्राकार, त्रिकोणीय, वर्गाकार, आयताकार, अर्धचंद्राकार आदि आकार के अन्य माइक्रोलिथिक उपकरण। स्थल है भीमबेटका, महदहा, सरायनहार, राय, आदमगढ़ आदि। भीमबेटका यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में सबसे प्राचीन गुफा चित्र है। बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है नवपाषाण युग। इसका क्रमागत विकास हुआ। इसका टाइम पीरियड देखिएगा तो 8,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व के बीच। झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी पालन करते थे। कृषि का विकास हुआ। गेहूँ, जौ, कपास, चावल आदि। मिट्टी के बर्तन हस्त निर्मित एवं चाक निर्मित दोनों का उपयोग करते थे। उपकरण शिकार और कृषि दोनों के लिए धारदार और पॉलिश किए गए पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करते थे। उदाहरण देखिए खंजर, गड्ढा बनाने के लिए छड़ी का उपयोग, सील पीसने के लिए पत्थर, दरंती, आरी, गोफन पत्थर आदि। लगातार रगड़ कर चिकना किया जाता था। स्थल है मेहरगढ़, पाकिस्तान, ब्रजहोम, जिरान, ब्रह्मगिरी, कोल्डी हवा, मास्की आदि जो है नवपाषाण युग के महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो चलिए थोड़ा सा काम का चीज़ है, आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया। तो इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है आपको। इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि दयाराम साहनी द्वारा 1921 में पहली बार खुदाई से इसी स्थल है न में की गई थी। या मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं से विशाल था। ठीक है, चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा की खोज सबसे पहले की गई थी। सबसे उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी स्थल जो है दायमाबाद महाराष्ट्र पड़ता है, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी स्थल सुतकैनाडोर पाकिस्तान ईरान सीमा पर है। महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ग्रिड पद्धति के तर्ज पर व्यवस्थित नगर नियोजन। यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता इस बार जेपीएससी का मेंस में पूछा था। निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। भूमिगत जल निकास प्रणाली था। मिट्टी के बर्तनों, मोहरों और लिपि का प्रयोग हुआ था। दुर्गीकृत नगर नियोजन चंदूदड़ों को छोड़कर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का चरण को देखिएगा तो अर्ली हड़प्पन फेज फ्रॉम 3300 यानी 3300 से लेकर 2600 BCE ईस्वी पूर्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट है मैच्योर हड़प्पा फेज 2600 से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व। लेट हड़प्पन 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व। खोज जो है इसको थोड़ा सा याद करिएगा, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। स्थल जैसे मान लीजिए हड़प्पा है, वो रावी नदी किनारे आप सभी जानते हैं। खोज क्या हुआ, अन्नागार मिला है वहाँ पर। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मानव का घर, पत्थर से बने लिंग और योनि के प्रतीक, चित्रित मृदभान, मातृदेवी की पूजा, पाशा आदि हड़प्पा से मिले हैं।
मोहनजोदड़ो से 1922 ईस्वी में राखोलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया था, आप सभी जानते हैं। सिंधु नदी किनारे है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूर्व सावधान, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, इस सभ्यता के सबसे बड़े भवन, पशुपति की मुहर, कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवशेष हैं जो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। चन्हू-दड़ो 1931 ईस्वी में NG मजूमदार द्वारा खोजा गया। दवात लिपस्टिक, ये बहुत बार पूछा है यूपीएससी में, जेपीएससी में भी पूछा जाता है। धातुकार, शैल आभूषण निर्माता और मनका निर्माता, ईंटों पर कुत्ते बिल्ली के पदचिन्ह, मिट्टी की बैलगाड़ियाँ, कांस्य के खिलौने, गाड़ी, सब मिले हैं चंदू-दड़ो, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है लोथल, भोगवा नदी किनारे, आप सभी जानते हैं। 1935 ईस्वी में SR राव द्वारा खोजा गया। महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक स्थल, सावधान स्थल, गोदीवाड़ा, अन्नागार, चावल की भूसी, दोहरा सावधान, स्त्री पुरुष एक साथ, धोलावीरा बहुत इम्पोर्टेंट है। लूली नदी है यहाँ। S जोशी द्वारा खोजा गया और विष्ट द्वारा खुदाई के काम में योगदान दिया गया। अद्वितीय जल दोहन प्रणाली और जल निकासी प्रणाली, 3 भागों में विभाजित एकमात्र स्थल, मेगालिथिक पत्थर के वृत्त। इसी प्रकार से देखिए सुतकोतड़ा खोजकर्ता थे S जोशी 1964 में। एकमात्र स्थल जहां घोड़े के अवशेष पाए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। सुतकोतड़ा जो है गुजरात में पड़ता है। एकमात्र स्थल है जहां घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। अंडाकार कब्र कलश के साथ सावधान। नेक्स्ट है कालीबंगन, ये घग्गर नदी किनारे है। खोजकर्ता A घोष। चूड़ीकार, जुता हुआ खेत, ऊँट की हड्डियाँ, अग्निवेदी मिला है। अब यदि हम हड़प्पा स्थल की बात करते हैं, राज्यों में कौन कौन से राज्य में कौन कौन से हड़प्पा स्थल हैं, तो हरियाणा में बनमाली हैं, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। घग्गर नदी है वहाँ पर। अंडाकार बस्तियाँ मिला है। व्यवस्थित जल निकास प्रणाली है। व्यवस्थित जल निकास प्रणाली का वहाँ अभाव पाया जाता है बनवाली में। जौ के दाने मिले हैं। अग्निवेदिका है, सीधी सड़कों वाली एकमात्र शहर है। हरियाणा में ही राखी गढ़ी है, घग्गर नदी किनारे है भी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल। अन्न भंडार मिला है, कब्रिस्तान मिला है, नालियाँ मिला है, टेरिकोटा ईंटें आदि मिली है। भगवानपुरा भी एक जगह है वहाँ पर। नेक्स्ट की बात करते हैं, पंजाब में कौन कौन सा स्थल है। रोपड़ सतलज नदी किनारे है। कुत्ते को मानव के साथ अंडाकार गड्ढे में दफनाए जाना। तांबे की कुल्हाड़ी स्वतंत्रता के बाद खुदाई के किया जाने वाला पहला स्थल है। स्वतंत्रता के बाद पहला स्थल खुदाई वाला है। उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, यमुना नदी किनारे। टूटे हुए तांबे के ब्लेड, सिर में किसी बनी वस्तुएं, एक गड्ढे में कपड़े की छाप। नेक्स्ट स्थल है मानवपुर, बड़गांव, हुलास, संडोली, ये सब उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में बात करते हैं तो दैमाबाद, प्रवर कांस्यचित रथों के साथ, रथी के साथ रथ, बैल, हाथी, गैंडे का सब अवशेष मिला है महाराष्ट्र में। थोड़ा सा बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताओं में। नियोजित शहर और संरचनाएं। शहर एक आयताकार ग्रिड पट्टी पर था जहां सड़कें समकोण प्रकार की थी। जिप्सन मोर्टार और समकालीन मिश्र सूखे हुए ईंट का उपयोग किया गया था, के साथ पक्के हुए मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। यह शहर 2 भागों में विभाजित था। ऊंचाई पर बना मंच जिसे दुर्ग कहा जाता था और नीचे पर बना जिसे निचला शहर, यहाँ श्रमिकों का गृह होता था। ज़्यादातर इमारतों में निजी कुएं, हवलदार स्नानागार थे। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के विपरीत मंदिर या महलों जैसी बड़ी स्मारक संरचना नहीं पाई गई है। उन्नत जल निकास प्रणाली था, ये बहुत विशेषता इसकी है। कृषि की बात करते हैं। मुख्य फसल गेहूं, जो केवल लोथल और रंगपुर गुजरात में ही चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अन्य फसलें खजूर, सरसों, तिल, कपास, राई, मटर इत्यादि। विश्व में सर्वप्रथम कपास उत्पादन इसी क्षेत्र में किया गया था, इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडन नाम से संबोधित किया। जानवरों की मदद से लकड़ी के हल के द्वारा खेतों को जोता जाता था। पर्याप्त खाद्यान्न और अनाज उत्पादन के कारण किसानों से कर प्राप्त किए गए और मेसोपोटामिया की तरह मजदूरों और आपात परिस्थितियों के लिए अन्न को अन्नागार में भंडारित किया जाता था। जानवरों को पालतू बनाना में बैलों, भैंसों, बकरियां, भेड़ों, सूअरों, कुत्तों, बिल्लियों, गधों,
ऊँटों पालतू बनाया गया था। कुब्बड़ वाला बैल हड़प्पा वासियों का प्रिय पशु था। यह अश्व केंद्रित सभ्यता नहीं था, लेकिन सुतकोडा, मोहनजोदड़ो, लोथल से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। यह शेर से परिचित नहीं थे। यहाँ पर हाथी और गेंडे प्रसिद्ध थे। प्रौद्योगिकी और शिल्प की बात करते हैं तो भारत में प्रथम नगरीकरण के रूप में जाना जाता था। पत्थर का प्रयोग प्रचलन में था, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से कांस्य का ज्ञान था। कभी कभी टीन के बजाय तांबे के साथ आर्सेनिक को मिश्रित किया जाता था। चूँकि न तो टीन और न ही तांबा इस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध था, इसीलिए कांस्य उपकरण प्रचुर मात्रा में क्षेत्र में नहीं मिलते। लोग लोहे से परिचित नहीं थे। महत्वपूर्ण शिल्प थे कताई, ईंट बनाना, नाव बनाना, मुहर बनाना, मृदबांड का निर्माण करना, कुम्हकार का चाक, पहिया, स्वर्णकार मनका बनाना। ये पहिए के उपयोग से परिचित थे, बहुत इम्पोर्टेंट है। व्यापार वाणिज्य की बात करते हैं तो व्यापार अन्नागारों, मोहरों एवं समानलिपि, विनिमित, भार और मानक द्वारा समर्थित था। अंतर क्षेत्रीय व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार में संलग्न थे। सुमेरियन ग्रंथ मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध का उल्लेख है। यह नाम प्राचीन काल में सिंधु क्षेत्र को दिया गया था। दूसरा, मध्यवर्ती व्यापारिक स्थलों दिलमुन, बहरीन, माकन, मकरान का तट का उल्लेख है। परिवहन के लिए नावों और बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापार किया जाता था। आयात जो होता था सोना, चांदी, तांबा, टीन, लाजवर। निर्यात क्या होता था? कृषि उत्पाद, कपास निर्मित वस्तुएं, टेराकोटा की मूर्तियाँ, चांदू दड़ों से मनके, लोथल से कांच से हाथी दांत की वस्तुएं, तांबे आदि। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा और आपको सब्जेक्टिव में भी जो लिखने के लिए आएगा उसको भी आपको काम करेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा वैदिक सब कल्चर के बारे में। तो वैदिक कल्चर अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आप यहीं तक रखते हैं इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ से मुझे लगता है कि इतना ऑब्जेक्टिव जो भी बनेगा आप लोग बना दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम फिर CC1 का डालेंगे ताकि और भी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो इसमें कवर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। सभी बच्चे जितने भी देखेंगे, या चूँकि नया चैनल है मेरा, तो सभी लोग जो है सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना रोल नंबर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच सभी को।